देश में बढ़ रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। आंकड़ा 46,000 के पार। पिछले 4 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 24 घंटे में 3,900 लोग बीमार। 195 लोगों की मौत की खबर। एक्शन में आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 31 मई तक महाराष्ट्र को ग्रीन जोन में लाने का दिया अल्टीमेटम। कोरोना संकट से निपटने के लिए उद्धव सरकार का बड़ा प्लान। नई योजनाओं पर लगाई गई ब्रेक। दिल्ली सरकार ने शराब के बाद अब तेल भी किया महंगा। शराब 70% महंगी तो पेट्रोल पर 1 और डीजल पर 7 रुपए वैट बढ़ाया गया। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, मुश्किल वक्त में लेने पड़ते हैं कड़े फैसले। आंध्र और पश्चिम बंगाल ने भी महंगी की शराब। नीट और जी मेंस की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। 26 जुलाई को नीट और 18 से 23 जुलाई को होगी जी मेंस की परीक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया ऐलान। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2.5 लाख से भी अधिक मौत। अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था ने कहा, अगस्त तक 1,30,000 से अधिक जान चली जाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं राजश्री आपके साथ और आज हम बात करेंगे देश में कोरोना का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, आंकड़े कहां तक पहुंचे, ये हम आपको आज बताएंगे। और एक जो दुखद घटना है और दुखद समाचार है वो ये है कि अब कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कोरोना संक्रमण की जांच अभी तक बहुत धीमे रफ्तार से हो रही थी और 3 मई के बाद इस जांच में तेजी आई है और तेजी आने की वजह से अब लगातार, यदि हम केवल पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 4,000 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि एक दिन में सामने आए मामलों के हिसाब से एक रिकॉर्ड कहा जा सकता है। तो इसके अलावा हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से ये रफ्तार बढ़ रही है, क्या रिकवरी रेट पर इसका कोई असर पड़ेगा, और इसके अलावा जो लॉकडाउन 3 में कुछ सुविधाएं दी गई हैं उसके हिसाब से क्या समझा जाए कि आने वाले दिन ज्यादा मुश्किल भरे रहेंगे या फिर धीरे धीरे देश को पटरी पर लाने की जो कोशिश चल रही है सरकार की, वो कोशिश सफल हो सकती है। इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम आपको पूरे आंकड़े भी दिखाएंगे कि अभी तक कितने लोग बीमार पड़े हैं, कितने लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और कितने लोगों की मौत की खबर है। तो एक पूरा जो ये आंकड़ा है ये भी आपके सामने होगा और इसके पीछे के कारण भी होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज क्या कुछ दिशा निर्देश स्पष्ट किए हैं ये भी हम आपको बताएंगे और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों पर जोर दिया गया है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीम बनाई है जिसमें ये कोरोना से एक तरह से फाइटर टीम है कोरोना से लड़ने के लिए, तो आपको हम ये भी बताएंगे कि इस टीम ने किस तरह के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और क्या पूरा रिपोर्ट एक तरह से देश के सामने रखा है। उधर हम आपको ये दिखाएंगे कि कानून मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक बड़ी खबर आई है। विधि मंत्रालय के एक अधिकारी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद दिल्ली के शास्त्री भवन की एक मंजिल को आंशिक रूप से सील कर दिया गया। उधर नोएडा में ये दावा किया गया कि कुछ जमाती मिले हैं और वहां पर 5 जमाती को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मरकज से अपने रिश्ते की बात छुपाई थी। ये इस खबर को किस तरह से लिया जाना चाहिए और क्या ये लोग केवल जमाती हो जाना ही क्या संक्रमण का एक तरह से हस्ताक्षर है कि संक्रमित वो व्यक्ति होगा ही, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उधर हम आपको बताएंगे कि कोरोना काल में नौकरी पर कैसे संकट आ रहा है। लगातार लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और आने वाले दिन बेहद भारी हो सकते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है इस वक्त वो बेहद ही खराब चल रही है और आने वाले दिनों में भी इसमें बहुत ज़्यादा हमें सुधार देखने की
कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हालांकि राज्य सरकारों ने अपने अपने तरीके से कुछ काम करना शुरू किया है ताकि वो अपनी बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल लें। एक बात बहुत स्पष्ट है कि जब शुरू में ही लॉकडाउन की घोषणा की गई, कहीं ना कहीं ये विश्लेषक मानते हैं कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर नहीं की गई थी, तब राज्यों से कोई सलाह नहीं ली गई थी। और जैसे जैसे मामला गंभीर होता गया, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा कि वो चाहे तो लॉकडाउन रखें, चाहे तो नहीं रखें, खुद ही अपनी स्थिति संभाले। ऐसे में राज्यों के सामने एक बड़े धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि रेवेन्यू बिल्कुल बंद हो चुका था लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही। मुख्य जो रेवेन्यू आता है वो है पेट्रोल और डीजल। इस वक्त जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के पास सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू देने वाले क्षेत्र हैं वो पेट्रोल और डीजल हैं, और दूसरी शराब है। दिल्ली में शराब की कीमतों में इजाफा किया गया है और पेट्रोल और डीजल भी यहाँ पर महंगे हो गए हैं। केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हुआ था। हरियाणा पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा चुका है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि अब इन तमाम चीज़ों पे जो कोरोना फी लगाई गई है, इसके बाद किस तरह की स्थिति बनेगी, राज्य सरकारों की जो चरमराती हुई अर्थव्यवस्था है उसको संभालने में इससे कितना मदद मिलेगा, इसको हम जांचने की कोशिश करेंगे। और इसके बहाने ये भी देखेंगे कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सही तालमेल है भी या नहीं, इसको भी मापने की कोशिश आज होगी इस खास कार्यक्रम में। यदि हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में उन लोगों का अभिमत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था के एक्सपर्ट्स हैं। कांग्रेस ने कोशिश की है, राहुल गांधी लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने रघुराम राजन से बात किया था, उन्होंने भी कुछ सलाह दी थी कोरोना के मद्देनजर भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। अब राहुल गांधी ने नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से बात की है और इसमें उन्होंने सलाह दिया है कि लोगों के हाथ में कैश कैसे पहुंचाया जाए और कैश पहुंचाने का लाभ क्या होगा। ये हम आपको दिखाएंगे कि बनर्जी की सलाह को किस तरह से भारत में लागू किया जा सकता है और इससे कोरोना के असर को कैसे कम किया जा सकता है। बनर्जी ने भी कहा है कि कोरोना के असर को देखते हुए बड़े आर्थिक पैकेज के ऐलान की जरूरत है और सरकार को इन सब चीजों पर मानना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अभिजीत बनर्जी जैसे एक्सपर्ट की बात को क्या हमारी सरकार भी गंभीरता से ले रही है या नहीं। इसके पहले रघुराम राजन ने जो सलाह दिया था उस पर कुछ बीजेपी के हालांकि नए नेता या छुटभैये नेता ही मैं कहूंगी, उन लोगों ने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी थी और ये कहा था कि ये केवल आंकड़े हैं और ऐसा प्रायोगिक तौर पर नहीं किया जा सकता और सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो क्या सरकार वाकई बहुत कुछ कर रही है या फिर समस्या को हम कबूतरी अंदाज में इसको फेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि समस्या यदि देखी भय को देखकर जैसे कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है तो क्या सरकार उस तरह से काम कर रही है। हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है उसी वक्त और आर्थिक व्यवस्था पर हर जगह चर्चा परिचर्चा हो रही है। हमारे जवान हमारे देश के खास क्षेत्र में खासकर कश्मीर में शहीद भी हो रहे हैं और शहादत की इस गाथा को देखते हुए उस कहानी को देखते हुए उस शहीद को सलाम करते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर पे एक बार फिर से गोलीबारी हुई है और एक बार फिर से स्थिति गंभीर हो रही है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह की स्थिति बार बार पैदा हो रही है। बावजूद इसके कि सरकार ने दावा किया था, तमाम तरह की चीज़ें हुई थी 370 के बाद, नोटबंदी के बाद से ही कहा गया था कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी। उसके बाद 370 को हटाया गया, ये माना गया कि अब आतंकवादी सर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि अभी भी जो जख्म है वो वहाँ पर है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये इस खबर को भी देखेंगे आज। उधर लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की सरकार की क्या तैयारी है, इसके बारे में भी बताएंगे। और अगर हम प्रवासी मजदूरों की बात करें तो उसको लेकर कैसे राजनीति गरमाई है और सच्चाई क्या है ये भी दिखाएंगे। कई मजदूरों ने दावा किया कि उनसे पैसे लिए गए। गौरतलब है कि कल तक बीजेपी ने भी कहा था और रेलवे ने भी कह दिया था कि मजदूरों से हम पैसे नहीं ले रहे हैं। 85% जो किराया है वो रेलवे दे रही है और 15% राज्य सरकारों को देना है। लेकिन कई मजदूरों ने हमसे भी बात की और लगातार खबरें भी आ रही हैं कि उन्होंने ये दावा किया है कि उनसे पैसे वसूले गए हैं।
तो इस तरह का जो एक संशय की स्थिति पैदा हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है, और इसके अलावा मजदूरों के हाल को भी देखेंगे कि जो मजदूर घर तक लौट के आ भी गए हैं तो अब उनके लिए आगे का भविष्य क्या है, ये समझने की कोशिश आज रहेगी। कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर देश भर में लॉकडाउन जारी है, जैसा कि आप जान रहे हैं, और इसकी वजह से इंजीनियर और मेडिकल में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम भी स्थगित कर दिए गए थे। लेकिन अब इन परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा की गई है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। ये तारीख कौन से हैं और अब कितना वक्त है आपके पास तैयारी करने का, ये भी हम बताएंगे। उधर यदि हम कोरोना वायरस की अगर विश्व के आंकड़ों की बात करें, इसके फैलाव का, इसका विस्तार का, तो अब तक 2,52,000 यानी कि 2.5 लाख से ऊपर लोगों की मौत की खबर है, जबकि 36 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ये आंकड़ा लगभग अब 37 लाख के आसपास पहुंच रहा है, यदि मैं बिल्कुल स्पष्ट आंकड़े की बात करूं तो। इस बीच अमेरिका के सिएटल स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने डराने वाला आंकड़ा पेश किया है, और इसके अनुसार यदि देखें तो अगस्त में अमेरिका में 1,30,000 से ज्यादा मौत की आशंका जताई गई है, और ये माना गया है कि ये संख्या अभी और बढ़ेगी। तो इसको भी देखना होगा कि अमेरिका के मद्देनज़र इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए, और क्या आने वाले भविष्य में अमेरिका की स्थिति बहुत बुरी हो सकती है, समझने की कोशिश करेंगे। इन तमाम दिल दुखाने वाली और मन को हराने वाली खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि देश के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया। हालांकि अभी तक ये दावे हैं, इस तरह के दावे कई और देशों ने भी किया था। इसके अलावा अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो इस साल तक इसका टीका बना लेगा, लेकिन वाकई ये वैक्सीन किस तरह से डेवलप हुआ है और कितना कारगर है, ये अभी देखना होगा। शोधकर्ता इसके पेटेंट और व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, यदि वाकई ये कारगर है तो ये अभी देखना बाकी है। उधर इन तमाम खबरों के साथ देश की बात में आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को तो याद करेंगे ही, साथ ही एक ऐसे संगीतकार को याद करेंगे जिसका संगीत केवल हमने सुना नहीं है बल्कि वो हमारे रगों में बहता है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। कोरोना को लेकर बड़ी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के सबसे अधिक केस आए हैं और सबसे ज्यादा मरीजों की मौत की खबर भी हुई है। 24 घंटों में जहां पूरे देश में कोरोना के 3,900 मरीज से भी ऊपर आए हैं, लगभग 4,000 का यह आंकड़ा है। वहीं इस दौरान लगभग 200 लोगों की मौत की खबर है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 46,433 हो गई है। मृतकों की कुल संख्या यदि हम देखें तो ये बढ़कर 1,568 तक हो गई है। अब तक 12,727 मरीज घर स्वस्थ होकर पहुंच चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है, जो कि संतोषजनक है, लेकिन यदि हम टेस्टिंग रेट और रिकवरी रेट देखें तो अभी इसमें बहुत अंतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि समाज की मदद से ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है और इसके लिए अब हमें अपने रहन सहन में भी बदलाव लाना होगा। जैसा कि कई मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि ये मान लेना चाहिए कि कोरोना अब जिंदगी का हिस्सा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यही बात कुछ अलग भाषा में कही है। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो पाते हैं कि 1020 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेज एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेज कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेज की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के कारण हुई डेथ्स में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ्स की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब में मरीजों के दोगुने
की रफ्तार होने की आशंका है। 11 से 20 दिन का है वैसे ये रफ्तार, लेकिन जबकि कर्नाटक, लद्दाख, केरल समेत कई राज्यों में कोरोना के मरीजों के दोगुने होने की दर 20 से 40 दिन हो गई है। कोरोना को काबू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गोवा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों का रहा है। संक्रमितों और मृतकों की संख्या बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ राज्यों से डेटा समय पर नहीं मिल रहा था, जिसके बाद इन राज्यों को इसके लिए राजी किया गया और इसी का नतीजा है कि संक्रमितों और मृतकों की संख्या में इजाफा दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि इशारा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की ओर था। कोरोना को लेकर केंद्र और ममता सरकार के बीच शुरू से ही अदावत रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यदि आप आंकड़ों की बात करें तो लगभग 10 लाख लोगों की जांच में जो एवरेज है, जो औसत है, उस औसत को यदि मैं आपके सामने रखूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दिल्ली में 10 लाख लोगों के यदि प्रति एवरेज 1 मिलियन प्रति एवरेज 3000 लोगों की जांच हो पा रही है, वहीं पर पश्चिम बंगाल में 230 लोगों की जांच हो पा रही है और बिहार में ये संख्या 242 लोगों की है। उत्तर प्रदेश में भी ये संख्या कुछ खास उत्साहजनक नहीं है। ये लगभग 467 लोगों की जांच ही उत्तर प्रदेश में हो रहा है हर 10 लाख लोगों के बीच में। टेस्ट किट्स की यदि आधार पर जांच की बात करें तो इस लिहाज से देखा जाए तो जनसंख्या और जांच की जो प्रतिशतता है वो बहुत ही अतुलनात्मक है, जिसकी वजह से अभी जो आंकड़े कम दिख रहे हैं, जैसे जैसे जांच की दर बढ़ेगी वैसे वैसे इस आंकड़े में बढ़ोतरी दिखेगी। देखिए ये बाइट। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कि कुछ स्टेट से जब हमारे को केसेस टाइम पर रिपोर्ट नहीं हुए, डेथ रिपोर्ट नहीं हुई, तो हमने उनको परसुएट किया और उसके तहत ही केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके कारण ही सडनली आप डेथ की संख्या में इंक्रीज आज नोट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर किया गया कि आइडेंटिफाई किया गया कि जो भी हमारी लेट रिपोर्टिंग हो उसको हम स्ट्रीमलाइन करें। वी आर वेरी कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द सिचुएशन एज ऑफ नाउ। हाउएवर, it is also to be understood that since this is an infectious disease, any laxity at field level in terms of management, any lack of cooperation in terms of social distancing and physical distancing will have its consequences. उधर कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। मई की शुरुआत में संक्रमितों का आंकड़ा 2000 को पार कर गया, तो अब ये संख्या 4000 के आसपास पहुंच गई है, जबकि अभी तक बिल्कुल मई की शुरुआत ही है। ऐसे में मरने वालों की संख्या में भी तेज इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश के 26 राज्यों में फैला हुआ है। 6 केंद्र शासित प्रदेश भी इसकी चपेट में हैं। देश में अब तक 40 से ज्यादा दिनों से जारी लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि भारत में डेली ग्रोथ रेट अब अमेरिका, इटली, ब्रिटेन जैसे कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों से भी ज्यादा है, यानी कि आने वाले दिन बेहद भारी हो सकते हैं। बाईस मार्च को भारत में कोरोना का एवरेज डेली ग्रोथ रेट 19.9% था। उस वक्त इटली को छोड़कर अमेरिका, रूस, ब्राजील और ब्रिटेन जैसे देशों में डेली ग्रोथ रेट भारत से काफी अधिक थी। हालांकि देशव्यापी लॉकडाउन के बाद भारत में कोरोना के मामलों की औसत वृद्धि दर लगातार गिरने लगी। लॉकडाउन के दूसरे चरण के आखिरी दिन यानी 3 मई को डेली ग्रोथ रेट घटकर 6.1% आ गई। ये देखने में राहत भरा आंकड़ा नजर आता है, लेकिन जब दूसरे देशों से तुलना करते हैं तब यही आंकड़ा डराने वाला महसूस होता है। 3 मई की बात करें तो भारत में डेली ग्रोथ रेट इटली के मुकाबले 6 गुना है। अमेरिका के 2.7% और ब्रिटेन के 3.0% के मुकाबले भारत में ये दर 2 गुना है। रोजाना औसत वृद्धि दर में 7.5% के साथ सिर्फ रूस और 7.4% के साथ ब्राजील ही भारत से ऊपर है। सोशल डिस्टेंसिंग है, ये आज के समय में जब तक वैक्सीन नहीं मिली है देश को या दुनिया को, तब तक ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। अगर जितना मर्जी बड़ा खतरा हो जाए कोरोना वायरस का, लेकिन अगर मास्क लगाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग तो सबको फॉलो करना है। 4 मई को इटली में संक्रमण के 1221 नए केस सामने आए, जबकि भारत में 3900 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह 3 मई के आंकड़ों को देखें तो उस दिन भी भारत में कोरोना के नए मामले इटली से ज्यादा रहे, जहां कुल केस 2 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। 3 मई को भारत नए केसों के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर था।
उस दिन देश में 2644 नए केस सामने आए, जबकि इटली में यह आंकड़ा 1900 का था। नए केसों के मामले में भारत से ऊपर अमेरिका, रूस, ब्राजील और ब्रिटेन ही थे। 22 मार्च को खत्म हुए सप्ताह से लेकर 3 मई को खत्म हुए सप्ताह तक अगर भारत के डेली एवरेज केस की अन्य देशों से तुलना करें तो हालात की गंभीरता का अंदाजा लग सकता है। 3 मई को खत्म हुए सप्ताह में भारत में हर दिन औसतन 1926 केस बढ़े। वहीं इटली में यह आंकड़ा 1997, ब्रिटेन में 4840, ब्राजील में 5436 और रूस में 7067 था। पिछले कुछ दिनों से तो भारत में लगातार 2000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। 1 मई को जहां देश में कोरोना के 2396 नए मामले मिले थे, तो वहीं 2 मई को 2567 और 3 मई को 2676 नए केस मिले हैं। 4 मई को कोरोना के सबसे ज्यादा 3900 मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ती दर डराने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस न जाति देखता है न धर्म, इसे ऊंच नीच से भी कोई लेना देना नहीं। जहां भी सावधानी हटी वहीं पर इसका अटैक हो जाता है। अति सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों पर भी कोरोना संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कानून मंत्रालय से जुड़ा है। विधि मंत्रालय के एक अधिकारी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद शास्त्री भवन की एक मंजिल को आंशिक रूप से सील कर दिया गया है। कानून मंत्रालय का दफ्तर शास्त्री भवन के 4थी मंजिल पर है। प्रोटोकॉल के मुताबिक पीड़ित के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है। इस सरकारी इमारत में कई मंत्रालयों के दफ्तर भी हैं। लुटियन जोन में स्थित ये दूसरी सरकारी इमारत है जिसके एक हिस्से को सील किया गया है। पिछले महीने नीति आयोग की इमारत को भी सील किया गया था। खबरों के मुताबिक शास्त्री भवन में 4थी मंजिल के ए विंग को सील कर दिया गया है और उसे संक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। उधर दुनिया भर में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्रालय ने बताया कि भारत खाड़ी देशों समेत दुनिया के 12 देशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस लेके आएगा। 7 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में 12 देशों में से 64 विमानों के अलावा नौसेना के जलपोत भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार ने विमान और नेवी के जहाजों के जरिए विदेशों से भारतीयों को निकालने की मंजूरी दे दी है। नौसेना के जलपोत आईएनएस मागर के साथ आईएनएस जलाश्वा को मालदीव के लिए रवाना किया गया है, जबकि आईएनएस शार्दुल दुबई में फंसे भारतीय प्रवासियों को निकालने के लिए रवाना हुआ है। हर दिन करीब 2000 लोगों को लाने की योजना है। इन्हें भारत आने से पहले कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। भारत सरकार ने देश लौटने के इच्छुक लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। विदेशों में फंसे भारतीयों को यात्रा का सारा खर्चा खुद वहन करना होगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाया जाएगा। विदेशों से भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया 7 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगी। हालांकि गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि केवल उन लोगों को वापस आने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है। विमान और नौसेना के जहाजों के जरिए यात्रा का प्रबंध किया जाएगा और इसका खर्च यात्रियों को वहन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचकर सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्टर करना होगा। सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा उन्हें या तो अस्पताल में या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए पेमेंट बेसिस पर रखा जाएगा। 14 दिन के बाद दोबारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि सफर से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन भारतीयों में खांसी, बुखार या सर्दी के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं भारत आने के बाद इन लोगों को 14 दिनों तक अस्पताल या किसी अन्य स्थान पर क्वारंटीन में रखा जाएगा। यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। भारतीय दूतावास और उच्चायोग विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। ये सुविधा भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। सभी यात्रियों को आवश्यक रूप से आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात से भारतीयों को 7 मई को वापस लाया जाएगा। इसके लिए 2 स्पेशल फ्लाइट्स की व्यवस्था की गई है। एक फ्लाइट अबू धाबी से कोची, जबकि दूसरी फ्लाइट दुबई से कोझिकोड को जाएगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी की वजह से वहां पर भी मंदी का सामना कर रहा है सऊदी अरब भी, और ऐसे में उसने ये फैसला लिया है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां पर
सैलरी में, वेतन में कटौती की जाएगी और इसके अलावा 40% तक कटौती करने का इजाज़त प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को दिया गया है। और अरब के प्रमुख अखबार अशराक अल अवसात की रिपोर्ट की यदि माने तो आर्थिक संकट को देखते हुए सऊदी अरब में काम कर रहे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी जब चाहें तो ख़त्म कर सकती हैं। यानी कि ऐसे में जो भारतीय, वहाँ पे लगभग 26 लाख भारतीय काम करते हैं, उन्हें गंभीर दिक्कत होने वाली है। उधर लॉकडाउन की यदि हम बात करें तो लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का खजाना भी लगभग खाली हो चुका है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अचानक से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से शुरू नहीं हो सकेंगी, ऐसा स्पष्ट हो चुका है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अपने खजाने को भरने के लिए नए तरीके खोजे हैं। अतिरिक्त टैक्स और सेस के जरिए अपना खर्च चलाने और जरूरी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स को जारी रखने की कोशिश में है दिल्ली सरकार। इसी क्रम में केजरीवाल सरकार ने राज्य में हर तरह की शराब पर 70% स्पेशल कोरोना फी लगा दी है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट भी बढ़ाया गया है। दिल्ली में डीजल पर वैट अब 16.75% के बजाय 30% होगा। केजरीवाल सरकार के इस कदम से पेट्रोल के दाम ₹1.67 और डीजल के दाम ₹7.10 बढ़ जाएंगे। शराब पर टैक्स और तेल पर वैट बढ़ाना केजरीवाल सरकार की मजबूरी है। दिल्ली सरकार ने 2020-21 के बजट में जीएसटी और वैट, एक्साइज, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन टैक्स के जरिए 44,100 करोड़ रुपए राजस्व मिलने का अनुमान लगाया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 350 करोड़ ही आए हैं, जो कि अप्रैल 2019 में उसकी कमाई का 10% भी नहीं है। अगली तिमाही का रेवेन्यू कलेक्शन भी काफी फीका रह सकता है। ऐसे में केजरीवाल सरकार दूसरे उपाय के जरिए पैसा जोड़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना महामारी के बीच अगर हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही कर्मचारियों का वेतन देने को पैसा भी नहीं रहेगा। दिल्ली सरकार हर महीने 750 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में कर्मचारियों को देती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों को वेतन देने में भी 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा हर महीने 300 करोड़ रुपए दूसरी जरूरतों पर भी खर्च होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली सरकार को अपनी बेसिक मशीनरी चलाने के लिए हर महीने 1100 से 1200 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। अभी जैसे हालात हैं उसमें केजरीवाल सरकार अगले 2 महीने का खर्च चला सकती है। उसके पास पिछले साल के सरप्लस के 4,300 करोड़ रुपए हैं। हालांकि ये रकम वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून तक ही चलेगी। दिल्ली सरकार हर साल पहले महीने की सैलरी सरप्लस में ही देती है। अब जल्दी उसे राजस्व जुटाने के दूसरे इंतजाम करने होंगे। यही वजह है कि टैक्स के जरिए कमाई का दायरा बढ़ाया जा रहा है। कोरोना का असर विकास कार्यों पर भी पड़ेगा। माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार कई योजनाओं को फिलहाल टाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और दरअसल जैसी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो लॉकडाउन 1 के साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच का तालमेल जैसे टूट सा गया था और इस वजह से राज्य सरकारें अभी तैयार भी नहीं हो पाई थीं। अपने रेवेन्यू के लिए खास फॉर्मूला या खास स्ट्रैटेजी जो है वो रणनीति बना भी नहीं पाई थी। तब तक लॉकडाउन शुरू हो गया था। इसकी वजह से राज्य सरकारों के वित्त अवस्था पर बहुत ही प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से तमाम राज्य सरकारों ने अब जबकि लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील दी जा रही है, कई अलग तरह के फैसले लिए हैं। हरियाणा पहले ही अपने यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा चुका है। उधर दिल्ली के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी शराब की कीमतों में 50% इजाफा कर दिया है, जिसके कारण शराब की कीमतों में कुल वृद्धि दर 75% हो गई है। संशोधित कीमतें लागू हो गई हैं। उधर मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी कहा है कि शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए मूल्य वृद्धि की गई है। लेकिन दरअसल शराब पर जो रेवेन्यू आता है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है किसी भी राज्य सरकार की कमाई की वजह की तरफ से यदि देखा जाए तो इस वजह से इसे बढ़ाया गया है। उधर दिल्ली सरकार ने भी जैसा कि हमने आपको बताया कि 70% कोरोना फीस लगाई है। पश्चिम बंगाल भी इसी राह पर चल पड़ा है। उधर देश में कोरोना संकट की मार सबसे ज्यादा यदि कहीं पड़ी है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज रहे।
कोरोना लॉकडाउन और सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों के मिलने की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। लिहाजा इस संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अपने बड़े खर्चों में कटौती का ऐलान तो किया ही, साथ ही राज्य सरकार ने नई विकास परियोजनाओं और नई भर्तियों पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक तक लगा दिया है। असल में उद्धव सरकार ने कोविड-19 संकट के चलते बने आर्थिक हालत से निपटने को लेकर महाराष्ट्र के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं। राज्य सरकार ने खर्चों में कटौती के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं। तैयार प्रस्ताव के मुताबिक प्रत्येक विभाग को कुल बजटीय भत्ते का केवल 33% धन मिलेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि हर एक कार्यक्रम की समीक्षा की जानी चाहिए और केवल आवश्यक योजनाओं को ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार नई योजनाओं पर कोई खर्च नहीं होगा। ये उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिन्हें मार्च 2020 तक कैबिनेट द्वारा पास किया गया था। इसे महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक कटौती के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा है कि किसी भी हाल में मई तक हमें ग्रीन जोन में पहुंचना ही है। उधर अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है उसको देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई विद्वानों से और अलग अलग एक्सपर्ट्स से बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से बातचीत की है। इस दौरान कोरोना महामारी की इकोनॉमी पर असर और उससे निपटने के उपायों पर करीब आधे घंटे चर्चा हुई दोनों के बीच। दोनों ने अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, कोरोना संकट से निकलने को लेकर मंथन किया। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी ने इस दौरान सलाह दी कि लोगों के हाथ में कैश पहुंचाने की जरूरत है और ऐसे में इस वक्त कर्ज को माफ कर देना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि कोरोना के आर्थिक असर को देखते हुए हमने अभी तक बड़ा आर्थिक पैकेज घोषित नहीं किया है, जो कि आने वाले समय में गंभीर हो सकता है। जो पैकेज दिया गया है वो जीडीपी के 1% के बराबर है, जबकि अमेरिका 10% पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ज्यादा राहत देने की जरूरत है, क्योंकि उससे न केवल मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी बल्कि जो छोटे उद्योग हैं उनके संभलने की वजह से बड़े उद्योगों को भी लाभ होगा। कोरोना महामारी की मार झेल रही देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को देश की एक बड़ी आबादी के पास पैसे पहुंचाने होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कोरोना संकट और अर्थव्यवस्था पर बातचीत के दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने ये बातें कही। राहुल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा के दौरान बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार को अमेरिका और कुछ अन्य देशों की तरह बड़ा प्रोत्साहन पैकेज देना होगा, ताकि लोगों के हाथ में पैसे जाएं और बाजार में मांग बढ़ सके। That we need a stimulus package. We really haven't decided on a large enough stimulus package. We're still talking about 1% of GDP or something. The US has gone for 10% of GDP. But there's a sense in which I think we have to, the MSME sector, mostly we have done one thing that I think is wise, which is to kind of put a moratorium on debt payments. I would say we could do more than that. राहुल गांधी के साथ बातचीत में अभिजीत बनर्जी ने कहा, अगर हर किसी को पैसा पहुंचाना है तो उसके लिए एक वातावरण बनाना होगा। जिसके पास खाता है उसे पैसा मिल सकता है, लेकिन अगर किसी के पास बैंक खाता ही नहीं है तो उसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। ऐसे में राज्य सरकारों को अधिक से अधिक मदद देनी होगी, ताकि किसी तरह से आम लोगों तक पैसा पहुंच पाए। Whether it's to the poorest people, that's more debatable. I would argue for a broader, because I think targeting is extremely costly. That if we gave them some money, well, some of them will not need it, but fine, they'll spend it, and if they spend it, that will have stimulus effect. So the only place where maybe I'm more aggressive than you are in that sentence is that I think I would go beyond the poorest people. बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बड़े फैसले भले ही केंद्र सरकार ले, लेकिन लॉकडाउन या जमीनी फैसलों को राज्य सरकार को लेने दिया जाना चाहिए। मौजूदा सरकार अलग हिसाब से चल रही है और केंद्र से ही फैसला किया जा रहा है। चर्चा के दौरान नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा कि केंद्र को गरीबों के लिए नई योजना लाने की जरूरत है, वहीं राज्यों और जिला प्रशासन को गरीबों को लेकर सीधा लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है। अभिजीत ने कहा कि आज भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे लोग नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे में आज जरूरत है कि उन लोगों तक भी मदद पहुंचाई जाए। इस वक्त रिस्क लेने की जरूरत है, क्योंकि यह समय की मांग है। राहुल गांधी ने पूछा कि 6 महीने के बाद जब बीमारी चली जाएगी तो अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। इस पर अभिजीत बनर्जी ने कहा कि अभी सबसे बढ़िया तरीका है कि लोगों का कर्ज माफ कर दिया जाए और लोगों को नकदी दी जाए। इसी तरह लोगों को ताकत दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तर भारत में जन्मे और अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी को पिछले साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। 21 साल बाद किसी भारतवंशी को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला। अभिजीत उनकी पत्नी एस्थर एफ्लो को वैश्विक गरीबी कम करने के प्रयासों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने प्रमुख चुनावी वायदे न्याय योजना के लिए अभिजीत बनर्जी समेत दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों से राय ली थी। तब कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी ने वादा किया था कि हर गरीब के खाते में साल में 72,000 रुपए डाले जाएंगे, यानी हर महीने 6,000 रुपए। हालांकि कांग्रेस का ये चुनावी वादा काम नहीं आया था, लेकिन इस वक्त जबकि पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि सरकारें भी और तमाम नेता भी तमाम एक्सपर्ट से बात करके आने वाले भविष्य की रूपरेखा तय करें, जिसकी कमी अभी तक हमें केंद्र सरकार के अंदर दिख रही है। और ऐसे में राहुल गांधी की इस कोशिश को सराहनीय माना जाना चाहिए। यदि पार्टी से ऊपर उठकर इस पर कुछ काम होता है तो जाहिर सी बात है उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। उधर जब कोरोना की महामारी चल रही है, इसी बीच प्रवासी मजदूरों पर राजनीति और गरमाई हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी मुखिया मायावती ने भी इस लड़ाई में अब एंट्री ले ली है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी प्रवासी कामगारों के रेल टिकट का खर्च उठाने का प्रस्ताव दिया। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संकट में भी राजनीति करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी, वक्त आने पर बदला जरूर लेगी। बदला कौन कहां लेगा ये तो आने वाले दिनों में देखा जा सकेगा, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से कई ऐसे मजदूर रहे जो हाल बेहाल रहे और उन्हें उनसे टिकट के पैसे लिए गए। यहाँ तक कि जो रेलवे ने उन्हें खाना परोसा वो खाना भी बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से मजदूरों ने कई ट्रेनों में मजदूरों ने खाना फेंक के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अलग अलग राज्यों में फंसे यूपी के श्रमिकों और कामगारों की घर वापसी के बदले में टिकट का पैसा लेने का मामला गर्माता जा रहा है। रेलवे टिकट का पैसा लेने के सियासी संग्राम में मायावती भी कूद पड़ी हैं। बीएसपी मुखिया ने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की अपने राज्य में वापसी बेहद जरूरी है। स्पेशल ट्रेन से आने वाले मजदूरों को अगर सरकार किराया देने में जरा भी आनाकानी करती है तो ऐसी स्थिति में बीएसपी आगे आएगी। बीएसपी अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी। मायावती ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेन और बसों से भेजने के लिए उनसे किराया वसूल रही है। मायावती के बयान पर सियासत बढ़ी तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बेहद संकट की घड़ी में केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों के साथ खड़ी है। हर जगह पर श्रमिकों कामगारों को सरकारी वाहनों से घर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे समय में भी गंदी सोच से राजनीति करने वालों को जनता खुद जवाब देगी। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कुछ दल हर मुद्दे पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। जो गरीबों का पैसा हड़प जाते थे, आज वही लोग उनके हक की बात कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए वो पहले की तरह ही धैर्य और संवेदनशीलता का परिचय दें। उधर दुनिया कोरोना से लड़ रही है और पाकिस्तान अपनी आदत से संकट के समय पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करता दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपना चरित्र दिखाने से बाज नहीं आ रहा। कोरोना महामारी से निपट पाने में नाकाम इमरान खान ने
पूरी ताकत आतंकियों को भारत भेजने में झोंक दी है। उन्हें लग रहा है कि जब पूरी दुनिया और भारत कोरोना संकट से जूझ रहे हैं तो उनकी इस नीच और कायराना हरकत पर किसी की नज़र ही नहीं जाएगी, लेकिन यहीं पर वो भूल कर रहे हैं। किसी की नज़र जाए या न जाए, देश की सीमाओं की रखवाली करने वाले वीर योद्धाओं को चौकस निगाह हमेशा दुश्मन की साजिशों पर बनी रहती है। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा हों या शहीद मेजर अनुज सूद, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों ने एक बार फिर से साबित किया कि उनके रहते देश को लहूलुहान करने की दुश्मन की हर एक साजिश को वो पर्दाफाश उसका करेंगे और नाकाम कर देंगे, भले ही उसके लिए उन्हें अपना खून ही क्यों न बहाना पड़े। कर्नल आशुतोष शर्मा का जयपुर में आज अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें पत्नी पल्लवी और बड़े भाई पीयूष ने मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देते समय पत्नी के चेहरे पर गर्व और मुस्कान थी। वहीं पंचकुला में मेजर अनुज सूद को उनके पिता ने मुखाग्नि दी। ये सलाम उस शहादत को जिसने अपना खून तो बहा दिया, लेकिन देश को लहूलुहान करने वाले आतंकी मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। हंदवाड़ा में शहीद 21 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा को पत्नी ने अंतिम विदाई दी, लेकिन उन आंसुओं को पी गई जो आखिरी यात्रा पर निकले पति को कहीं से भी कमजोर करे। जवान कभी मरता नहीं, हमेशा अमर रहता है। देश के लिए शहादत देने का मौका किसी किसी को ही मिलता है। युद्ध के मैदान में सैनिक की वर्दी पर लगा खून हर मेडल, हर सम्मान से बड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कमजोर न पड़े और सैनिकों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। शायद यही वजह थी कि मुखाग्नि देते वक्त शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। Ashutosh Sharma represents every gallant soldier who is fighting the terrorists. He's fighting for the state, he's fighting for the country, and he's fighting for the honor of his army. वीरगति को प्राप्त करते हुए शहीद मेजर अनुज सूद भी पंचतत्व में विलीन हो गए। माता पिता ने शहीद बेटे को नमन किया तो पत्नी आकृति ने कहा, उस शहादत पर गर्व है जिसने देश का सीना छलनी करने वाले आतंकी मंसूबों को छलनी छलनी कर दिया। देश के लिए जीने के तो कई मौके मिल जाएंगे, लेकिन देश पर कुर्बान होने का मौका बार बार नहीं मिलता। माता पिता, पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, नाते रिश्तेदार सब पीछे छूट गए, लेकिन गर्व इस बात का है कि जिस तिरंगे में लिपटकर वीर शहीद आया है, उसे पाने की हर किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक और जहां देश के भीतर कोरोना योद्धा लोगों की जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर अस्पतालों में डटे हुए हैं, बिना खतरे की परवाह किए इलाज कर रहे हैं, तो वहीं सरहद पर सेना के जवान देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च त्याग करने वाले इन वीर सपूतों को देश नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। हंदवाड़ा के काजीबाद इलाके के पास सीआरपीएफ की 92वीं बटालियन की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने तुरंत हमले का जवाब देते हुए एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया था। हालांकि इस हमले में हमारे 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 घायल हुए थे। क्रॉस फायरिंग में एक स्थानीय युवक की भी मौत हो गई थी। हमले में सीआरपीएफ के अश्विनी कुमार यादव, सी चंद्रशेखर और संतोष कुमार मिश्रा शहीद हो गए थे। श्रीनगर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। आने वाले वक्त में जैसा पहले देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा का जो इंतजाम है उनके ऊपर दिन ब दिन हर तरह की जो कड़ाई सख्ताई की जाती है और जो ऑपरेशन हैं वो चल रहे हैं, आइंदा भी उनके अंदर और तेजी लाई जाएगी। और आप देख रहे हैं देश की बात। आगे हम दिखाएंगे आपको कि पूरे विश्व में कैसे कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा याद करेंगे नौशाद के धुनों को भी। और एक और चिंता की भी खबर है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके अपने बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस वक्त लॉकडाउन है और इस वजह से बच्चों के स्क्रीन टाइमिंग में वैसे भी बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को नोट करें और ये ज़रूर देखें कि वो आखिर
क्या कर रहे हैं, विभिन्न जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बच्चों की गतिविधि किस तरह से बढ़ रही है और किस किस तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ये ज़रूर देखिए, वरना वो किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। दरअसल इंस्टाग्राम ऐप पर ग्रुप बनाकर लड़कियों के बारे में अश्लील बातें करने वाले नाबालिग छात्रों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसमें 21 बच्चे थे जो कि नाबालिग थे और जो बहुत ही दिल्ली के मशहूर स्कूलों से थे। दिल्ली के मशहूर 5 स्कूलों के बच्चे इसमें शामिल थे जो लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे थे जो शर्मनाक थी। इसके अलावा न केवल शर्मनाक बातचीत थी बल्कि इन बच्चों ने यहाँ तक सोच लिया था कि किस तरह से वो ग्रुप रेप को अंजाम दें। इनमें से एक छात्र को पुलिस ने वैसे तो हिरासत में ले लिया है। ग्रुप से जुड़े बाकी लोग जिनकी संख्या करीब 21 बताई जा रही है उनकी पहचान हो गई है। उन सभी से पूछताछ होगी। पकड़ा गया छात्र नाबालिग है और अभी स्कूल में ही पढ़ता है। दिल्ली के इन नाबालिग छात्रों ने इंस्टाग्राम ऐप पर बॉयज लॉकर रूम नाम से ग्रुप बनाया था। इसमें ये लोग लड़कियों की तस्वीरें शेयर करते थे जिसमें से कई नाबालिग भी होती थीं। उस ग्रुप में लड़कियों के गैंगरेप तक के इरादे जताए गए थे। ये लोग ग्रुप में लड़कियों की तस्वीरें शेयर करते और उनके बारे में आपस में अश्लील बातें करते थे। ये लड़कियां ज़्यादातर उनके साथ पढ़ने वाली थीं। जांच में पता चला है कि इस ग्रुप को 1 सप्ताह पहले ही बनाया गया था और एडमिन समेत इसमें 21 लोग शामिल हैं। इस ग्रुप में 3-4 स्कूल के बच्चे हैं। ये बताया जा रहा है कि इसमें कुल 5 स्कूल के बच्चे हैं और एक स्कूल दक्षिण दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा एक स्कूल नोएडा का भी है। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर आरोपी 11वीं और 12वीं के छात्र हैं और ये दिल्ली के 4 या 5 नामी स्कूलों के छात्र हैं। इस ग्रुप में रेप और यौन हिंसा पर बेहद आपत्तिजनक और आपराधिक बातें किए जाने का आरोप है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपने बच्चों के सोशल मीडिया पर हो रहे गतिविधि को ज़रूर ध्यान में दें। कहीं जाने अनजाने वो इस तरह के ग्रुप का हिस्सा न हो जाए। उधर कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर जो लॉकडाउन जारी है इसकी वजह से इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब ये जेईई मेन परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। इसकी घोषणा हो चुकी है। वहीं 26 जुलाई को नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अभिभावकों और छात्रों के साथ हुए लाइव संवाद वेबिनार के जरिए परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीबीएसई परीक्षाओं को लेकर एक छात्र ने सवाल किया था कि क्या उन्हें वो परीक्षा भी दोबारा देनी होगी जिसे वो पहले भी दे चुके हैं, तो इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब सिर्फ बची हुई परीक्षाएं ही देनी होंगी। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं का शेड्यूल भी तय कर लिया जाएगा। उधर दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,52,390 लोगों की मौत की खबर है। 36,45,194 लोग संक्रमित हैं जबकि 11,94,872 लोग ठीक हो चुके हैं। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के सिएटल स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने कहा है कि अगस्त में देश में 1,30,000 से ज्यादा मौतें होंगी। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जून से यदि इन आंकड़ों को जोड़ें तो हर दिन 3,000 लोगों की मौत की आशंका जताई है इस संस्थान ने और कहा है कि लगभग 2 लाख लोग हर दिन बीमार पड़ेंगे। ये अभी के आंकड़ों से दोगुना होगा। यहाँ अब तक करीब 70,000 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 24 घंटे में 1,050 लोगों की मौत हुई है जबकि 24,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। देश में अब तक संक्रमण के आंकड़े 12 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। उधर फ्रांस की यदि हम बात करें तो 11 मई से कई प्रतिबंधों में यहाँ छूट दी जाएगी। इसके बाद संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा। फ्रांस में अब तक 25,201 लोगों की मौत की खबर है। कनाडा में संक्रमण के मामले 60,000 से ज्यादा हो गए हैं। मरने वालों की संख्या 3,854 है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि संभव है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वेट मार्केट यानी मांस बाजार से हुई हो। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने वायरस के लैब में बनने के अमेरिकी दावे को खारिज किया है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी अमेरिका के उस दावे को पर सवाल उठाए हैं जिसमें उसने कहा था कि कोरोना महामारी चीन के वुहान लैब से फैली है। WHO के मुताबिक उसे वायरस के वुहान के लैब में बनने से जुड़ा कोई सबूत या डेटा नहीं मिला है। उधर कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में जहां हाहाकार मचा है, इस बीच एक अच्छी खबर आई है। इजराइल ने ये दावा किया है कि उसे इस महामारी का वैक्सीन मिल गया है और इजराइल ने वैक्सीन बना लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि देश के डिफेंस
बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। उनके मुताबिक इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के एंटीबॉडी को तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। रक्षा मंत्री बेनेट ने बताया कि वैक्सीन के विकास का चरण अब पूरा हो गया है और शोधकर्ता इसके पेटेंट और व्यापक पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयारी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के मुताबिक ये एंटीबॉडी कोरोना वायरस पर हमला करती है और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर देती है। बयान में कहा गया है कि अगले चरण में शोधकर्ता अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए संपर्क करेंगे। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब चलिए देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। पाँच मई बेहद अहम दिन है। ऐतिहासिक रूप से महान विचारक, इतिहासकार और जाने माने जर्मन अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स का जन्म आज ही के दिन यानी 5 मई 1818 को हुआ था, जिन्होंने दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था। समाज में एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग उनके विचारों से ही प्रेरित मानी जाती है। साम्राज्यवाद और आज़ादी से उनके सिद्धांत जुड़ने के बाद उन्हें विभाजनकारी चेहरे के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन कार्ल मार्क्स का एक दूसरा चेहरा भी है और वो है एक भावनात्मक इंसान का। दुनिया की बेहतरी में उनके विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उधर चर्च के वर्चस्व को ढहाने वाले और यूरोप को विज्ञान और बहुसंस्कृति की ओर मोड़ने वाले नेपोलियन बोनापार्ट का निधन आज ही के दिन साल 1821 में हुआ था। अपने नेतृत्व में चर्चों की ताकत को खत्म करते हुए नेपोलियन ने यूरोप को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की करारी हार हुई और इसके बाद सेंट हेलेना द्वीप में उसे निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आप अपना ख्याल रखें, दिशा निर्देशों का पालन करें जो लॉकडाउन के लिए दिया गया है। स्वस्थ रहें, सानंद रहें, एक्सरसाइज करें, कसरत करें, फिट रहें और बच्चों के स्क्रीन टाइम पर ज़रूर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।